हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन का मैथ का मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। और आप सभी का हमारे चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे सॉल्यूशन को देखें और इससे अधिक लाभ उठाएं। तो चलिए मैं आपका समय बर्बाद किए बिना स्टार्ट करता हूँ। लेता हूँ पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखते हैं परिमेय संख्या कौन सा है। तो √23 है। तो √23 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें संख्या बहुत दशमलव के बाद संख्या आती रहेगी, रिपीट आती संख्या बार बार आएगी। पाई के मान में भी और इस तरह से संख्याएं बार बार आती रहेंगी दशमलव के बाद। फिर उसी तरह से अगर हम यहाँ पर दिखला रहे हैं तो इसमें सी में भी एक के बाद डॉट डॉट दिया है, यानी कि इसमें भी संख्या और आने आएगी। लेकिन ये मेरा जो 225 है, 225 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 225 का वर्गमूल 15 आता है। तो ये मेरा डी वाला आंसर सही है। तो ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच है? तो 3 और 4 के बीच से निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 3 + 4/2, तो ये प्राप्त हो गया हमको 7/2। तो ये मेरा आंसर हो गया 7/2। देखते हैं ए में है, तो ये ए मेरा हो गया आंसर। तो ए वाला आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है √5 घटा √2 और फिर इंटू √5 जोड़ √2। तो ये हमारा ये फार्मूला पर इसको हम सेट करके बना सकते हैं आराम से। तो फार्मूला जैसे है कि a + b, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग जानते होंगे। तो ये होता है एक a² और घटा b²। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा √5² घटा √2²। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर √5² और घटा √2²। अब इसको आगे हल करते हैं। तो √5 रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों हट जाएगा तो बचेगा 5 और इसमें बच जाएगा 2। तो 5 घटा 2 बराबर ये हमारा प्राप्त होता है 3। तो देखते हैं 3 कहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ये डी में दिया हुआ है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 32/2/5। तो इसको हम हल करेंगे कैसे? तो पहले 32 का भाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया मेरा। तो ये 2 पर पावर हो गया 5, 2 पर पावर 5, 5 बार तो 2 रिपीट किया, तो 2 पर पावर 5 गुना मेरा हो जाएगा 2/5 जो पावर है 100, या 2 पर पावर 5 गुना 2/5, तो 2/5। अब ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 पर पावर 2। तो 2 पर पावर 2 यानी 2 को 2 बार लिख करके गुना करना है, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर हो गया 4। अब देखते हैं 4 कहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो बी में दिया हुआ आंसर, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी में, हम टिक कर देंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो स्टूडेंट्स, बहुपद होने के लिए जो है वो हम लोग देखते नहीं होगा यदि कोई चर वो भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी हो, उसमें चर जो है सो हर के स्थान पर हो। तो यहाँ पर y जो है हमारा सी में देख रहे हैं, y जो है 5/y है, जो कि हर के स्थान पर मेरा 5 है। तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। हर के स्थान पर 5/y है यहाँ पर, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर है बहुपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है बहुपद x - 2 का शून्य कौन सा है? तो x - 2 का शून्य ज्ञात करेंगे हम लोग। तो लिखें यहाँ x - 2 बराबर 0 या x बराबर 0 + 2। तो इसलिए x बराबर मेरा प्राप्त हो जाता है 2। तो x का मान 2 प्राप्त होता है।
तो देखते हैं x का मान दो कहाँ दिया हुआ है, सी में है, तो ये मेरा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5x पर पावर 3 जोड़ 4x पर पावर 4 जोड़ 7x जोड़ 12 का घात है। तो घात जिसका सबसे ज़्यादा घात होगा वही उसका माना जाता है। तो यहाँ पर 4x पर पावर 4 घात जो है सबसे अधिक, इसलिए इसका घात माना जाएगा 4 है। तो ये आंसर बी में दिया है, तो बी में इसको टिक करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 3 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1। तो इसको हम लोग शून्य ज्ञात करके भी और भाग दे करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग शून्य वाली विधि से इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर है मेरा एक्स जोड़ 1 बराबर है 0 लिखेंगे, एक्स जोड़ 1 एक्स जोड़ 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा मेरा -1। अब इसको हम उसके अनुसार बैठाते हैं फार्मूला पर। तो देखते हैं हो जाएगा -1 पर पावर 3 -1 पर पावर 3 जोड़ -1 पर पावर 2 जोड़ -1 और जोड़ फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ फिर 1। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सो ब्रैकेट टाइप का दिला गया ये। तो एक्चुअली ब्रैकेट नहीं है, ये जो है सो मेरा है वो 1 लिखा हुआ है। इसको आप लोग 1 इसको पढ़ेंगे, तो 1 इसको पढ़ेंगे और -1 लिखा हुआ है यहाँ पर और +1। तो यहाँ पर ये माइनस भी है, तो -1 गुना -1 गुना -1 बराबर -1 -1 गुना -1 बराबर 1। और यहाँ पर फिर इस तरफ देखते हैं तो 0 हो जाता है इसका आंसर। तो ये मेरा जो है देखते हैं कि कहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, 0 कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ए में, इसका ए में आंसर है, ये मेरा ए वाला आंसर हो जाएगा, 0 है इसका। चूँकि यहाँ पर -1 हो गया जोड़ 1 और फिर -1 जोड़ 1, तो 2 ठो -1 -2 और 2 ठो 1 +2 दोनों मिलाकर के 0 हो जाएगा इसका हल। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो वो एक अक्ष पर है, इसलिए y का जो है सो निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो x का निर्देशांक यहाँ पर हम लिखेंगे x और y का 0। तो ये c में दिया हुआ, तो x और y का 0 ये c में। x कहने का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का 0 ही रहेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु कहते हैं बिल्कुल बीच वाले बिंदु, जब दोनों जहाँ से x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करता है, काटता है, उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और वहाँ पर जो है दोनों का निर्देशांक 0 0 होता है, x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। तो ये c वाला मेरा हल होगा, इसलिए c में हम टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 0, -1 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो 0 मतलब कि x का कोई भी निर्देशांक कुछ भी नहीं है, मान है, लेकिन y का -7 है। तो ये जो है सो वो कहाँ पर स्थित होगा। तो ये निश्चित है कि -7 है, लेकिन x का कुछ नहीं है। तो ये कार्तीय तल में जो है सो y अक्ष पर ही स्थित होगा। तो इसका हम टिक लगाते हैं डी में, y अक्ष पर ही ये स्थित होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रेखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का हल है, तो k का मान है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसको देख लेते हैं क्या है। x का मान 1 है, तो 3x है तो 3 गुना 1 लिखेंगे हम। 3x है तो 3 गुना 1, क्योंकि x का मान 1 है तो 3 गुना 1 जोड़ 2y है, y का मान 2 है तो 2 गुना 2 लिखाएगा, 2 गुना 2। इस तरह प्राप्त हो गया हमको 3 जोड़ 4, 3 जोड़ 4 मतलब कि 7 प्राप्त हो गया हमारा। तो इसका हल होगा k का मान 7। तो 7 देखते हैं कहाँ पर है, a में है, तो a वाला आंसर टिक कर देते हैं इसको। अगला है x अक्ष का समीकरण है। तो अक्ष x अक्ष का है, मतलब कि y 0 है। तो x अक्ष का समीकरण जहाँ की y 0 होगा वही, यानी b वाला ये मेरा आंसर हो जाएगा। रेखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं या ऐसे भी हल कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आता है, मान बैठा करके देख सकते हैं। तो इसको
देखते हैं ऑप्शन से ही हम लेते हैं, देखते हैं। तो 2x इसको अगर ऐसे हम हल करेंगे, मान बैठाएंगे, देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2x + y = 5, 2x + y बराबर हो जाता है 5। अब ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 5 घटा y, x बराबर हो जाएगा x बराबर 5 घटा y/2। इस टाइप से भी कर सकते हैं, यानी कि y का मान अगर 1 हम लेते हैं तो 5 घटा 1 4, 4/2 यानी 2। y का मान अगर 1 होगा तो x का मान 2 होगा। तो ये ऑप्शन मेरा सी में दिया हुआ। और इसको हम ऐसे भी मान बैठा करके भी देख सकते हैं ऑप्शन से भी, कि x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 और y का मान 1 है तो 4 + 1 = 5। तो इस तरह से ये इसका हल होगा। ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं बैठा बैठा के किस में हमारा हल होता है वही हल होगा। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y 2 दूनी 4 और y 2 4 2 6, ये नहीं हल होगा। x बराबर 1 लेते हैं, 2 1 2 और प्लस y का मान 2, तो 2 और 2 4, ये 4 बराबर 5 हल नहीं है। लेकिन सी में मेरा हल प्राप्त हो जाता है। 2 दूनी 4 प्लस y का मान 1 है तो 5 यहाँ प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं डी में रूप में दिया गया। ये एक अभिधारणा के रूप में दिया गया है। तो हम यहाँ एक अभिधारणा डी में दिया हुआ, इसको हम डी में यहाँ पर टिक करते हैं। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु अगर दिया हुआ रहे हमको, तो हम इससे चाहें तो जितनी भी रेखा, बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं इसे। एक दिया हुआ अगर बिंदु है कहीं पर मेरा, तो इससे हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं यहाँ पर करके, यहाँ पर आ नहीं रहा मेरे, ये बिंदु मान लेते ही है। एक रेखा इधर खींच सकते हैं, एक इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, इधर, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो अनंत खींच सकते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर हमारा अनंत हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो पूरक कोण ज्ञात तभी, पूरक एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण होगा तभी जब दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो पूरक कोण एक 70 डिग्री, दूसरे को ज्ञात करने के लिए हम 90 में 70 को घटा देंगे। तो घटाएंगे 90 घटा 70, 90 डिग्री घटा 70 डिग्री, तो 90 में 70 घटाएंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा हमको। तो ये हो जाएगा 20 डिग्री आंसर। देखते हैं 20 कहाँ दिया, सी में दिया, तो सी में हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर, यानी कि तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, जिसमें से एक कोण शेष दो कोणों के बराबर है, यानी कि इसको दो भाग में बांटते हैं तो 90-90 का होगा। तो 90-90 का होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा, बी में है। अगला क्वेश्चन, आकृति में x का मान है तो बाह्य कोण बराबर सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर x का मान 40 जोड़ 50 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, जो बी में दिया हुआ आंसर। तो बी में टिक करते हैं। अगला, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो ASA भी है, लेकिन AAA सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इसको सी में हम टिक करते हैं। आगे देखते हैं, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC है, एक त्रिभुज है यहाँ पर, ये त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। हाँ, यदि कोण ACB 70 डिग्री है, यहाँ पर ये कोण 70 डिग्री है, तो कोण ABC का मान क्या होगा, इसका मान ABC का मान क्या होगा। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका 70 डिग्री है तो इसका भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका आंसर होगा 70, यानी कि सी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:9:13 के अनुपात में चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो x के गुणज, मानते कि कोण जो है सो x के गुणज में है इसके कोण। तो हम यहाँ पर बनाते हैं इसको बना करके देखते हैं।
तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसको बनाते हैं, देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x + 5x, 3x + 5x + 9x, 9 अच्छा, यहाँ पर 9x नहीं लिखने की जगह नहीं मिल रहा है, यानी कि 9x लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे 3x जोड़ 5x जोड़ 9x जोड़ और एक है 13x। ये मिला करके मेरा हो जाता है त्रिभुज के सभी कोनों के जोड़, चतुर्भुज के चारों कोनों के जोड़ मिला करके 360 डिग्री हो जाता है। ये 360 डिग्री है। तो यहाँ पर 5 3 8 और 9 17 13 30x बराबर हो जाता है। (360), इसलिए x बराबर 360/30। तो 30 से भागा देंगे, आ जाए 12, तो x के मान 12 आ गया। अब पूछता है सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा कोण 3x है, तो 3 × 12 = 36 डिग्री। तो ये ए में दिया हुआ है, तो इसको हम ए में टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक, तो ये इस प्रकार से मध्य बिंदु के क्रम से मिलाया जाए तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है, जो कि बी में आंसर दिया हुआ, तो बी में हम इसको टिक करते हैं। अगला है आकृति में एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC = 7 cm और AE = 5 cm। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है आधार मेरा हो जाता है यहाँ पर, जिसमें आधार BC दिया 7, तो 7 × 5 = 35, तो ये 35 आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया, तो हम सी में टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 cm हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक ही आधार एक समांतर रेखा के बीच में अगर चतुर्भुज भी हो और समांतर चतुर्भुज भी हो तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जितना होगा उसका दुगना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 cm² है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 24 cm² हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ। तो आइए इसको सी में हम टिक करते हैं। और अगला क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली घर के बीच का कोण होता है। तो वृत्तखंड हम लोग जो बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं वृत्तखंड। तो ये जो है हमारा ये गोल सा घुमा हुआ है, तो ये है हमारा चाप और ये हमारा है जीवा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा एक चाप, वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग होता है। तो यह जीवा जो सी में दिया, सी में हम टिक करते हैं। अगला लेते हैं, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, जो इसका आंसर ए में दिया हुआ है। तो हम ए में टिक करते हैं। आइए ए में इसमें टिक करते हैं, तो ए में टिक कर दिया हम। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति दिया हुआ है, इसमें आकृति में वृत्त में के अंदर में दिया हुआ है, यहाँ पर परिधि पर का कोण जो है, परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर परिधि पर का कोण जो है समान जीवा द्वारा बनाया गया, जब एक ही जीवा द्वारा परिधि पर भी कोण बनाया गया और केंद्र पर भी बनाया गया है, तो समान जीवाओं द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर 50 डिग्री है, तो परिधि पर वाला कोण जो है सो इसका आधा हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये सी में दिया हो तो हम सी में टिक कर देते हैं, इसमें सी में टिक करते हैं, तो सी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन सा है। एक त्रिभुज ABC में AB = 4 cm तथा कोण 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि, तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि
यदि इस त्रिभुज की रचना 2.5 cm अगर लें तो ये रचना संभव नहीं है, बल्कि 2 cm लेने पर भी संभव नहीं हो पाता है। तो इस सब में तो संभव और भी नहीं होगा, बाकी 3 cm में, 3.5 में, 4.5 में होगा ही नहीं, 2.5 में भी संभव नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 cm, 4 cm और 5 cm है। तो इसको हम लोग चाहें तो इसको ज्ञात कर सकते हैं हम लोग इसको हीरोन के सूत्र से, या फिर देख सकते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। तो पाइथागोरीय त्रिक है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो आधार गुना ऊंचाई करके इसको कर देंगे। तो देखते हैं पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो इसको हम 3 स्क्वायर करते हैं और 4 स्क्वायर करते हैं तो बराबर 5 स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं, ठीक है। तो 9 और 16, 9 + 16 आता है। तो ये हमारा पाइथागोरीय त्रिक है। 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 ये आ जाता है। तो अब क्षेत्रफल हमको जब ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 गुना आधार, जाहिर सी बात है कर्ण जो इसमें बड़ा भुजा जो पर 5 है वही कर्ण हो जाएगा इसका। तो 1/2 गुना आधार हमारा 1 तो 3 होगा, तो ऊंचाई 4 होगा, या ऊंचाई 3 होगा तो आधार 4 होगा। तो 2 दूनी 4 ये कट जाता है मेरा। तो यह हमारा प्राप्त होता है 3 दूनी 6। तो क्षेत्रफल जो है इसका 6 cm² हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ। तो हम सी में टिक कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 cm है, प्रत्येक भुजा 6 cm है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना a² लिखते हैं हम लोग, या भुजा स्क्वायर लिखेंगे। तो √3/4 और इसका भुजा 6 गुना 6, 6 गुना 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 तिहाई 6। तो ये मेरा 3 तिहाई 9√3 प्राप्त हो जाता है। 9√3 प्राप्त होता है। देखते हैं 9√3 कहाँ दिया हुआ है। तो 9√3 ए में दिया हुआ, तो ये आंसर हो गया मेरा 31वां का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन, यदि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो इसमें 4/3 पाई r³ ये होता है फार्मूला। तो इसमें 4/3 पाई r³ को लगाएंगे, हम टिक करेंगे 4/3 में, 4/3 में। फिर उसके बाद है आर त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये मेरा सी में होगा 2πrh + 2πr², सी वाला। तो इसी में हम टिक करते हैं इसको। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, हम देखते हैं क्या होगा। कहता है एक घन का आयतन 512 cm³ है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 512 cm है। तो हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे, 512 का घनमूल निकालेंगे। 512 का घनमूल निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो 8 प्राप्त होता है, ये 8 इसका निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल, तो 8 प्राप्त हो जाता है मेरा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे फिर क्या पूछता है कि तो इसका 6 गुना l², 6 गुना या 6a² हो जाता है। तो इसको हम लोग करेंगे 6 गुना 8 और गुना 8, ये इस तरह से मेरा जो है सो 6 गुना 8 गुना 8, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। तो 384 प्राप्त होता है, 384 cm², सी वाला में, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 cm है, 10 cm, तिर्यक ऊंचाई 10 cm है, 10 cm। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 cm है तथा आधार की त्रिज्या 7 cm। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πrl। तो यहाँ पर लिखेंगे πr और l। तो 22/7 और गुना 5/7 गुना 7 गुना 10, तो ये जो है हमारा 7 7 कट जाएगा, तो बच जाएगा 220। तो हम लोग देखते हैं 220 कहाँ पर है। तो 220 जो है वही मेरा आंसर होता है cm²। तो ये डी मेरा डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होंगे। तो इसके हम 5 प्राकृत संख्या लिख के जोड़ते हैं। तो 1
जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और कितनी संख्याएँ इसमें हैं? तो 5 है, तो बटे 5 से भागा दे देते हैं। अब जोड़ करके 1 और 2 3 3 6 6 10 5 15 बटे 5 प्राप्त होता है हमारा। तो 15 बटे 5 प्राप्त होता है। तो 5 से को काटेंगे 5 ये 15 तो 3 हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। देखते हैं 3 कहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के माध्य 3 होगा, बी में दिया हुआ तो बी में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 5, 2, 3, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12, 4, 5, 4, 5, 9, 8 में 5 की बारंबारता कितनी है? तो 5 कितना बार आया इसमें देखते हैं। देखते हैं 5 कितना बार आया। तो ये 5 आया है, इसमें हमारा 5 आया 1 2 3 4 5 और 1 6 बार तो 5 आया। तो 5 की बारंबारता हो जाएगी 6। तो इसमें हम 6 पर टिक लगा देंगे, ये इस जगह पर 6 पर। फिर वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दोनों को हम निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। तो 10 जोड़ 20 बटे 2, तो ये हमारा प्राप्त होता है 30 बटे 2। अब इसको 2 से भागा देते हैं 2 को, तो 15 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वर्ग चिन्ह इसमें 15 हो जाता है। तो सी में है, तो ये मेरा आंसर सी में हो जाएगा। फिर अगला है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 से 30 की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम कि जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, जो कुल बार कितने बार फेंका गया, तो इस तरह से परिणाम प्राप्त हुआ ऊपर भी लिखते हैं और कितने बार फेंका गया उसको नीचे में। तो 150 बटे 1000 लिखते हैं यहाँ और काटते हैं इसको, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 20 25 100, यानी कि 20 बटे प्राप्त होता है हमको, 3 बटे 20 प्राप्त होता है। तो ये 3 बटे 20 देखते हैं कहाँ पर है दिया हुआ। तो सी में दिया हुआ था आंसर इसका, सी में हम लोग टिक करते हैं। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो देखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो 0 दिया हुआ सी में, तो सी में लिखते हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा ये सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं इसी तरह से और भी सेट अगर मिलेंगे तो आएंगे तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोग का भेजूँगा। आप देखते रहें और आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, तो फिर आपको क्लास 10 में भी इससे सहूलियत होगी और फिर आगे भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।